सो कल जो डिस्कस हुआ अपना टॉपिक, लास्ट में क्या कर रहे थे? लास्ट में देख रहे थे कि एक मायोफाइब्रिल है और मायोफाइब्रिल की ये जेड लाइन है और जेड लाइन में ये एक्टिन और इसके बीच में क्या थे बेटा? मायोसिन मॉलिक्यूल्स थे। ये पढ़ा हुआ है हमने। और हमने क्या किया कि जहां ये स्लाइट ओवरलैपिंग हो रही है इस जगह से हमने फीस देखा और हमने देखा देयर इज अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न। एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और वो पैटर्न क्या है? देयर इज अ, यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं एंड दूसरी चीज क्या बन रही है? दूसरी चीज बन रही है हेक्सागन। तो क्या था जी? ये हेक्सागन्स हैं और ट्राइगन्स हैं। इस तरह की अरेंजमेंट है। ट्राइगन क्या होल्ड कर रहा है? ट्राइगन होल्ड कर रहा है सेंटर में एक एक्टिन और चारों तरफ मतलब तीन तरफ मायोसिन। और हेक्सागन क्या कर रहा है? हेक्सागन कर रहा है कि भाई चारों तरफ आपको एक्टिन दिख रहे हैं और सेंटर में मायोसिन दिख रहा है। ठीक है, ये हमने आइडिया देखा। आज अगला स्टेप करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब एक्टिन देखेंगे हम लोग और मायोसिन देखेंगे। तो पहले जो है मैं आपको मायोसिन दिखा रहा हूँ। तो मायोसिन का मतलब ये है कि वी विल टेक दिस मॉलिक्यूल। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं इसमें। ये मॉलिक्यूल देखो बेटा, बड़ा करके देखते हैं हम लोग, है ना? ये कुछ ऐसे दिख रहा है ना? बीच में मायोसिन प्रोटीन है और इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये कुछ बीच में से ऐसे फूला हुआ है, किनारे पे ऐसे है, या यूं कहें कि कई जगहों पे डायग्राम ऐसे सीधा बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा कम कर देते हैं ताकि जो बीच में जो डिफरेंस है वो हम इसे ऐसे मान लो, इस तरह से। अब इसमें छोटे छोटे यूं स्पाइक्स निकले हुए जगह 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 जगह, ऐसे छोटे छोटे कांटे। ये चीज है, इसकी सरफेस पे ऐसे निकला हुआ है। आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे रबर का टायर होता है और टायर के अंदर उसकी खुरदरी सरफेस होती है, कुछ फ्रिक्शन वगैरह को रोकने के लिए, मतलब फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट करने के लिए। ये जो कांटे हैं इनके स्पर हैं, दीज आर हेड, मायोसिन के मॉलिक्यूलर हेड है, मोनोमर। अब आप ये देखो, एक जो सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ये सिस्टम हो गया। यहाँ इधर फेस हो रखा है, बाकियों का फेस दूसरी साइड। आप यहां पे एक ऐसा सा एरिया देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इधर वालों का फेस इधर है और यहां से इधर है और यहीं पे तो है एम लाइन, दिस इज एम लाइन। और जो हेड है जिनका फेस इधर है और जिनका फेस इधर है, तो यहां पे ये जोन जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एच जोन। दिस इज कॉल्ड एच जोन। इसको क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करें? कुछ ऐसा है कि दिस इज अ पॉलीमर ऑफ मायोसिन। एग्जैक्टली ये पॉलीमर है मायोसिन का, मतलब मायोसिन के बहुत सारे थ्रेड्स इसके अंदर बुने हुए हैं, है ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम रस्सी बनाए, है ना? तो रस्सी बनाए और रस्सी के लिए मैं आपको क्या दे दूं? रस्सी के लिए मैं आपको दे दूं इस तरह के बीड्स और उसमें जैसे ये टेल लगी हुई है। ऐसे मैं आपको 100-200 दे देता हूं और मैं आपको कहूं कि बीच में एक रस्सी बनाओ ऐसी, और रस्सी का पैटर्न ये होना चाहिए कि ये जो बीड्स हैं उसकी सरफेस पे जगह जगह निकले रहे, पूरी रस्सी के ऊपर फैले रहे। तो आप क्या करोगे? ये जो बीड वाले हैं इसको आप पहले बिछा लोगे, एक ऐसे रख लिया, थोड़ा इससे डिफरेंस पे, फिर थोड़ा और डिफरेंस पे, फिर थोड़ा और, फिर थोड़े इधर फेस में कर दिए और सारे को लेके ट्विस्ट कर दिया, इंटरवोवन कर दिया, है ना? तो जैसे आप करते हो ना, वो अपने चोटी बनाते तो उसमें कई बार बीड्स लगाने ऊपर से नीचे तक, तो हम थ्रेड उसी के अंदर गूंथ देते हैं ना। तो जब पूरा पैटर्न बन जाता है तो आप देखते हो कि भी उसमें ऊपर से नीचे तक कुछ भी जो है वो गूथे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो है सिंगल मॉलिक्यूल में बाहर निकालूं, मैं यहां से पकड़ूंगा और उसमें खींच के बाहर दिखा रहा हूं अभी आपको।
तो दिस इज द सिंगल मोनोमर ऑफ मायोसिन। लेकिन बात बनेगी नहीं, इसको थोड़ा मैं और एनलार्ज कर लूं। एनलार्ज करके आपको लगेगा ये जो टेल है, दिस इज, ये टेल है इसका, और दिस इज हेड, इधर हेड और आगे टेल। तो टेल असल में ना एक थ्रेड का बना हुआ नहीं है। कितने थ्रेड का बना हुआ है? 2 थ्रेड का बना हुआ है। देखें कैसे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये मायोसिन है ना, पूरा गुथा हुआ मोटी सी रस्सी है जो मायोसिन मॉलिक्यूल। इसके अंदर से मैंने एक धागा खींच लिया बाहर। ये जो हेड दिख रहा है ना, मैंने क्या किया, मैंने बस इसी को यहां से पकड़ के खींच लिया और देख रहा हूं कि भी अकेली स्ट्रक्चर कैसी है। तो दिस इज मोनोमर। इसी इसके जैसी हजारों स्ट्रक्चर्स से मिलके एक बड़ा पॉलीमर बना हुआ है इसका। आया समझ में? तो क्या देख रहे कि ये असल में, मैं इसको एनलार्ज व्यू देखूं तो इट इज नॉट अ सिंगल, इसमें तो देयर इज, ये डबल है। ठीक है, द टेल पार्ट हैज 2 चेन्स, 2 एमिनो एसिड चेन्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू कर लेते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो व्हाट यू विल सी कि आपको ये पता लग रहा है कि जो ये ऐसा है, और बड़ा करने पे आपको ये पता लग रहा है। और जहां पे जिसे आप हेड कह रहे थे ना, असल में वहां पे ये तो 2 लॉन्ग चेन है। दिस इज LC1 LC2, और इसके चारों तरफ 2, यहां 4 छोटी छोटी चेन्स हैं। यानी कि जो हेड बना हुआ है, आगे ऐसे बंच लग रहा है, उसमें 2 छोटे छोटे चेन, दो लंबे चेन है, और बाकी 4 छोटे छोटे चेन है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको छोटे करके ऐसी दिख रही थी, और इजी देखने पे आपको इस तरह की दिख रही थी। ठीक है, असल में मुझे क्या दिख रहा था? मुझे तो ये दिख रहा था कि एक टेल है और उसके आगे एक सिर है। तो सिर को बड़ा करके देखा तो उसमें तो मुझे 6 चेन दिख रही हैं, 2 बड़ी और 4 छोटी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, दीज आर शॉर्ट चेन्स, 1 2 3 4। तो आप सिंपली लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पे? अ मायोसिन मोनोमर कंपोज्ड ऑफ किसका कंपोज किया हुआ है? 1 हैवी चेन, सॉरी 2 हैवी चेन एंड 4 लाइट चेन या शॉर्ट चेन। 2 हैवी चेन एंड 4 शॉर्ट चेन। मॉलिक्यूलर वेट है 2 लाख ईच। टोटल क्या होगा? 4 लाख। हर एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2 लाख है, और दोनों का कितना हो गया? 4 लाख। यहां पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 20,000 ईच। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 80,000। और एक मोनोमर का टोटल वेट 4.8 लाख। टोटल वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 4.8। तो कैलकुलेशन समझ आ गई ना अपने को? मतलब 4 चेन है ना, 20 का एक है, तो 20 इंटू 4, दिस विल बी, ये हुआ हमारा किसका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर हुआ मायोसिन मॉलिक्यूल। जो मायोसिन मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा सा हेड को फोकस करते हैं। हेड को फोकस करें तो यहां पे साइट दिख रहा है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज हेड या
मायोसिन स्पर, हेड होता है, मायोसिन स्पर होता है, इस पे एक साइड होती है एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ कैल्शियम ऑब्लिक एक्टिन बाइंडिंग साइट। असल में ये जो कांटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो बाहर हेड्स निकले हुए हैं, ये ही एक्टिन के साथ बाइंड करेंगे। किसके साथ बाइंड करेंगे? एक्टिन के साथ बाइंड करेंगे। तो ये जो इसका हेड यहाँ पे आप देख रहे हो, इसकी हेड की डिटेल उसमें ऐसा बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है। इसको मतलब यहाँ पे ये साइड्स होती हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा मायोसिन का डिटेल। मायोसिन सिंगल मोनोमर का स्ट्रक्चर का जो वेट हुआ वो कितना हुआ? हाउ मच इज द वेट? वेट इज 4.8 लाख, ठीक है। डाल्टन में नापते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट्स किस में नापते हैं? डाल्टन में नापते हैं। तो ये हमने कर लिया, समझ गए इस बात को। अब अगली डिटेल में देखूं कि मायोसिन तो हो गया, एक्टिन कैसा है? ये जो पतला सा फाइबर दिख रहा है आपको, ये वाला फाइबर, इसकी डिटेल कैसी है? तो इसकी डिटेल में क्या होता है बेटा, इसको ये बना लिया आपने, नोट कर लिया। जो एक्टिन है थिन फाइबर्स हैं, और जैसे कि ये बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर था कि भाई एक मोनोमर ऐसा बहुत सारे गुथे हुए मिलकर के बनाते, यहां पे मुझे स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखेगी। ये जो है कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 एफ एक्टिन फिलामेंट। किसका बना हुआ है ये? एक तो होता है इसमें एफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। दूसरा होता है इसमें ट्रोपोमायोसिन। दूसरा मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ट्रिपलेट। क्या होता है? ट्रोपोनिन ट्रिपलेट का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स विल बी टुगेदर, 3 मॉलिक्यूल एक साथ होंगे। मतलब ट्रोपोनिन, A is troponin I, B is troponin T, and C is troponin C, ठीक है। ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन C, इनके बारे में समझ लो, ये नीट के क्वेश्चन आंसर ही हैं। ट्रोपोनिन I, T, C क्या होते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये ट्रोपोनिन I, T, C तो डिस्कस नहीं है, और ना ही ये वाला स्ट्रक्चर था, बट इसके बिना जो है बात अधूरी है। अगर ये हमें पता ना लगे तो समझ में नहीं आएगी बात। ट्रोपोनिन I क्या है? इसकी एफिनिटी विद, एफिनिटी मतलब टू विच स्ट्रक्चर इट बाउंड, किससे जुड़ा होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन I की एफिनिटी होती है, एफिनिटी विद एफ एक्टिन। किसके साथ जुड़ा रहेगा ये? एफ एक्टिन के साथ जुड़ा रहेगा। अभी जिसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पता लग जाएगा। ट्रोपोनिन T किसके साथ जुड़ा रहेगा? एफिनिटी विद, किसके साथ एफिनिटी है ट्रोपोनिन T की? T फॉर ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और C की एफिनिटी बताओ तो? कैल्शियम आयन। ट्रोपोनिन C किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन C जुड़ेगा कैल्शियम आयन से, ठीक है। तो इस बारे में आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखो जरा, अब तब क्लियर होगा आपको। लिखो। हाँ, राइट डाउन, लिखो जरा इसमें।
actin is thin fiber. Actin is thin fiber which will move over, जो किसके ऊपर जाएगा? Which will move over myosin. किस पे जाएगा? Myosin पे. Which will move over myosin during muscle contraction. Which will move over myosin during muscle contraction. Muscle contraction के दौरान ऐसे होगा ये, ठीक है? तो ये इस तरीके से होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये स्लाइड ओवर करेगा मायोसिन के ऊपर, और ये थिन फाइबर है. लिखें, एक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ above mentioned molecules. किससे? जो ऊपर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा दिए उनका बना हुआ है, ठीक? जिसमें मैंने एफ एक्टिन जो लिखा, एफ एक्टिन जो है, एफ और फिलामेंट वर्ड है. एफ का मतलब क्या है? फिलामेंट. तो एफ एक्टिन जो है, लिखें एफ एक्टिन is a series of globular proteins, ठीक है? series of globular proteins making a helix. समझो, हेलिक्स तो क्या होता है? हेलिक्स होता है यानी कि फिलामेंट्स जब दो एक साथ स्पाइरल में होते हैं, हम क्या कहते हैं? हेलिक्स. तो ये मेकिंग हेलिक्स. तो पहले एक एक चीज जोड़ते जाएंगे ना, जो जो हमने लिखा वहां पे कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखो. और एक लाइन से ऐसे सोच ले, हम लाइन बनाएंगे नहीं, आप ठीक है? और अरे फिलामेंट क्या है ये? दिस इज एफ एक्टिन. समझ में आ गया? क्लियर है? तो साथ के साथ पहले बनाओगे पेंसिल से ना, हल्का सा हेलिकल का शेप आप ऐसे बना लो, उसके बाद उसके ऊपर ये ऐसे गोले गोले से बना के, हर एक यूनिट ग्लोब्यूलर है और इसने ये पूरा हेलिकल फॉर्म बना रखा है. ओके? तो क्वेश्चन चूंकि बुक में एज इट इज डिस्कशन इसकी है, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस भी सीधे सीधे हैं इसके. तो ये हेलिकल मॉडल हुआ इसका. अब दूसरी चीज क्या होती है? तो ये हेलिक्स बन गया. सेकंड जो मैंने लिखाया था आपको, ट्रोपोमायोसिन लिखाया था. ट्रोपोमायोसिन भी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. जल्दी करो, पहले लिख लो, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एक साथ. ठीक है, पहले लिख लो ये. हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन आर ऑल्सो 2 स्ट्रैंड्स इन हेलिकल फॉर्म. ट्रोपोमायोसिन आर ऑल्सो 2 strands in helical form. 2 strands, strands, strands. ये भी 2 strands हैं. present along with F actin. प्रेजेंट along with F actin. समझो, ये तो F actin हो गया. इसके साथ में ऐसे ही 2 चीजें और हैं. ठीक है, ऐसी 2 चीजें और हैं. ये मान लो,
और ऐसे एक इधर से। ठीक, इसमें डॉट 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 दिखा दोगे। ये होता है, समझ में आ गया। तो दीज आर कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ठीक, अब क्या है कि ऑन डिफरेंट प्लेसेस, अब अगला पॉइंट लिखें, ऑन डिफरेंट प्लेसेस ट्रोपोनिन, ऑन डिफरेंट प्लेसेस ट्रोपोनिन ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट। अब ट्रोपोनिन ट्रिपलेट को बड़ा मतलब ध्यान से समझो। मैंने कहा ट्रोपोनिन आई टी एंड सी, ट्रोपोनिन आई जो है वो एक्टिन के साथ, एफ एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी एफिनिटी मतलब दिस इज ट्रोपोनिन आई, किससे जुड़ा हुआ है? ग्लोबुलर वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है। और ट्रोपोनिन सी के लिए ये फ्री रहेगा ऊपर, क्योंकि इससे आके जुड़ेगा क्या? इससे जुड़ जाएगा आके this calcium ion. This is troponin C, troponin I and troponin T। ऐसे जगह जगह फैला हुआ है ये, एक यहां पे, फिर ऐसे ही यहां पे देख लो। ठीक है, ये भी कैल्शियम आयंस है। इस तरह जगह जगह ये फैले हुए रहेंगे। ठीक है, ये ट्रोपोनिन ट्रिपलेट है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। इस तरीके से असल में आपको तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये तो ऐसे था, दिस इज एक्टिन फिलामेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक विजन, ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, और जो ये जो कैल्शियम आयन वाली साइट है, ये जो कैल्शियम आयन वाली साइट है, यही मायोसिन के हेड के साथ बाइंड अप करेगी। ठीक है, जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर मतलब मूव करेंगे तो मायोसिन का जो हेड है, कांटे से जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो यहाँ पे फंस जाते हैं, बीच में आके कैल्शियम अटैच हो जाता है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? तो ये कंडीशन है। और आगे जो अगला टॉपिक है इसमें, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जल्दी से ड्रॉ कर लिया सबने? बना लिया?
करो जल्दी, नहीं बनाया तो जल्दी करो, फास्ट। नेक्स्ट लिखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कर लो। मुश्किल सवाल, ये मुश्किल सवाल। कब जाना है छुट्टी बताओ। सर मनोज सर ने कल से कर दी, भूषण सर भी कल से कर रहे हैं, हम आज तो कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं? 29 कल दूसरे दिन। चलो 2-3 डेज की तो छुट्टी रखेंगे, है ना? कर लेते हैं। देख रहा हूँ कि आज ये टॉपिक या कल खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म करते छुट्टी, है ना? हाँ, उस हिसाब से देख लेंगे। फिर कोई एक आध कोई ऑनलाइन क्लास होगी तो देन सी। क्योंकि है ना, मेन बात है कि रिदम जो स्टडी का है वो रुकना नहीं चाहिए। तो बहुत लंबी छुट्टी 7-8 दिन की छुट्टी में क्या है ना कि उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप लेथार्जिक हो ही जाते हो, उसमें रूटीन में लौटने में टाइम लगता है। तो चलो 1-2 दिन तो ये है कि भी चलो न्यू ईयर जैसा कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी ने कहीं जाना है तो इट्स ओके। बट एक बीच वाला सही किया ना कि हमने क्लास कंटिन्यू कर ली अभी। नहीं इधर बस ये फोटो खींच लिया करो, अगर डिले लग रहा है तो ओके। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेटे क्या है, जो बार बार हम कह रहे हैं ना, एक्टिन मूव्स ओवर मायोसिन, ये जो आइडिया है यही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ठीक है, कई और लोगों ने भी बताया है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन यही थ्योरी हम लोग को याद है और यही थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, लिखें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इट इज द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की सबसे फेमस थ्योरी है। लिखे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगला पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अंडर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, according to this theory under electrical impulse actin move over myosin, actin myosin के ऊपर मूव करते, मूव ओवर मायोसिन, एक्टिन मूव ओवर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव ओवर करते हैं, मूव ओवर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव करेंगे एंड फॉर्म एक्टिन मायोसिन ब्रिज, एक्टिन मायोसिन ब्रिज, एक्टिन मायोसिन ब्रिज, bridge with the help of calcium ions, with the help of calcium ions, कैल्शियम आयन की हेल्प से। ठीक है, कैल्शियम आयंस की हेल्प से ये ब्रिज बनाते हैं। कैल्शियम आयंस एंड एटीपी भी लिख लो, एंड एटीपी। ओके, अगला पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी was provided by H.E. Huxley, provided by H.E. Huxley and A.F.
Huxley. H.E. Huxley and A.F. Huxley. H.E. Huxley and A.F. Huxley. तो H.E. Huxley और A.F. Huxley ने क्या किया, ये थ्योरी दी थी दोनों लोगों ने कि भाई कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है जो हमने पहले लाइन में लिखा है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स। तो लिखें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है? नंबर 1 स्टेप क्या है? नंबर वन impulse is received, electrical impulse, है ना, electrical impulse is received from CNS, central nervous system. Impulse is received from CNS, यानी कि central nervous system, from CNS on motor end plate, motor end plate, ठीक है। अब सवाल ये कि व्हाट इज मोटर एंड प्लेट। लिखे अ मोटर एंड प्लेट, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखें क्योंकि अब स्टेप्स हैं तो उसके बीच में तो जो ऐसी एक्सप्लेनेशन आएगी वो नोट में आएगी। नोट में अ मोटर एंड प्लेट, END एंड, मोटर एंड प्लेट इज अ साइनेप्स, SYNAPSE, is a synapse between end button, END BOUTON, BUTTON नहीं है, BOUTON, end button, BOUTON, end button of motor neuron, end button of motor neuron, end button on, end button of motor neuron, क्या लिखा है? साइनस बटन, हाँ, एंड बटन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब दिस इज सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा है, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये एक मसल है, ये मसल है यहाँ पे, इस तरीके से होती है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे ये एक पॉइंट है, दिस इज एंड बटन, दिस इज एंड बटन, और ये पूरा एक्सॉन एंड बटन है, और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज मोटर एंड प्लेट, दिस इज मोटर एंड प्लेट। ये चीज क्या कहलाती है? मोटर एंड प्लेट कहलाती है। यहां पे क्या होता है, इसके अंदर होते हैं, अब नर्वस सिस्टम में आप लोग सिनेप्स पढ़ोगे, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जिसके अंदर भरा होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। जैसे ही इंपल्स यहाँ पे पहुंचती है, इंपल्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज सरफेस पे पहुंचना, ये इंपल्स यहाँ पे पहुंचती है, तो वैसे ही जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बस्ट हो जाते हैं, ये वेसिकल्स बस्ट हो जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में छूट जाता है। ठीक है, तो ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वेसिकल्स, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स। अच्छा, एक चीज और होती है, जो एंड बटन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे। आप
बस जब भी पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में भी, तो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे जगह जगह पे दीज आर रिसेप्टर साइट्स, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट्स, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है यहाँ पे क्लेफ्ट में, और ये मोटर एंड प्लेट है। एग्जैक्टली ऐसा तो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, तो ये वही है, उसी तरह है। ये जो सिनेप्स है ये मसल के साथ बनी हुई है। जब ये अगले न्यूरॉन के साथ होती तब हम उसे सिनेप्स बोलते हैं, यहाँ पे मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। तो दिस इज मोटर एंड प्लेट, ये मोटर एंड प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। कर लो जल्दी बनाओ, हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हो, अब आउट ऑफ नोट आ जाओ, आउट ऑफ नोट आ जाओ, लिखो इसमें, लिखो impulse transmission from axon end button, impulse transmission from axon end button, axon end button, end button to the surface of muscle fiber is done by the release of, important बात है, by the release of neurotransmitter, by the release of neurotransmitter, by the release of neurotransmitter that is acetylcholine। क्या है? एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल, ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, इट इज न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। इस न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलिन कहा जा रहा है। ये वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो साइनेप्स में कॉमनली रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिन है। क्या क्या हुआ, हमने क्या कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वहां से इंपल्स आएगी, मसल्स के ऊपर रिलीज होगी। मसल्स के ऊपर कैसे रिलीज होगी, क्योंकि मसल के ऊपर लास्ट में एसिटाइल कोलिन बस्ट करेगा और वो हमारे मसल की सरफेस को चार्ज कर देगा, मतलब उसके अंदर इंपल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो चार्ज तो वो पहले ही रहता है, उसको एक तरह से डीपोलराइजेशन की स्टेज में लाना होता है। अगला पॉइंट लिखें, द इलेक्ट्रिक इंपल्स, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंपल्स स्प्रेड ऑल ओवर द सार्कोलेमा, ऑल ओवर द सार्कोलेमा। इस तरह करंट पूरे मसल फाइबर पे फैल जाता है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, कॉमा फ्रॉम वेयर, उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम वेयर इट इज रिसीव्ड ऑन, फ्रॉम वेयर इट इज रिसीव्ड ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलाई होते हैं किसके होते हैं, किसके होते हैं, मसल के, ठीक है। रिलीज रिसीव्ड ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई। अगला पॉइंट लिखें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई स्टोर कैल्शियम आयंस। किसको स्टोर करते हैं, अब बात समझते जाना। ये आपको अब तक तो ये पता है कि एक्टिन मायोसिन के साथ किस तरह अरेंज है, सिर्फ इतनी बात पता है, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट समझते जाओ।
तो अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई हैं उनमें तो बहुत अच्छे से कैल्शियम आयन भरा हुआ है, ठीक है। दीज आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई स्टोर calcium ions and their calcium channels are closed. Calcium channels are closed actively. Actively मतलब एनर्जी दे करके, closed actively, closed actively, ठीक है जी, actively closed है, closed actively, comma under द जर्क ऑफ इम्पल्स, जैसे इम्पल्स का झटका आया, अंडर जर्क ऑफ इम्पल्स कैल्शियम चैनल्स ओपन, कैल्शियम चैनल्स गेट ओपन, क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स गेट ओपन, चैनल्स खुल गए, एंड कैल्शियम आयंस बिकम फ्री इनटू सार्कोप्लाज्म। बात समझ आई? अब देखो क्या हुआ है, अभी अभी इंपल्स आई सरफेस पे, इंपल्स पूरी बॉडी में फैल गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चली गई और उसके गेट एकदम से खुल गए और कैल्शियम आयन बाहर भागने लगे। लेकिन आप देखो कि कैल्शियम आयन का एफिनिटी किसके साथ है, एक्टिन के साथ है, तो दौड़ के कहां भागेगा, एक्टिन पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो एक्टिन पे अटैच होगा, किस जगह पे अटैच होगा, ट्रोपोनिन सी के ऊपर अटैच होगा। लेकिन आप सोचो, ये ट्रोपोनिन सी जो है जहां भी जाएगा भाग के वहीं पे अटैच होएगा। ये इस दौरान क्या हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंपल्स आई है तो इस दौरान एक चीज हो रही है, एक्टिन जो है वो मायोसिन की तरफ ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। लिखो ऑन द अदर हैंड, under the jerk of impulse, under the jerk of impulse, JERK, jerk of impulse, impulse का jerk जैसे ही create होता है, under the jerk of impulse, actin moves over या slide over, actin slide over myosin, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन। एक्टिन किस पे स्लाइड ओवर कर रहे हैं, मायोसिन पर, और इधर क्या रिलीज हो चुका है, कैल्शियम आयन। ये जब स्लाइड ओवर हो रहे हैं, इधर कैल्शियम रिलीज हो रहे हैं, तो एक ऐसा मोमेंट है कि ये तो इधर से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, किससे, एक्टिन से, और एक्टिन कहां स्लाइड ओवर हो रखा है, मायोसिन पे। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि एक्टिन और मायोसिन के बीच जाके ये फिक्स हो जाएंगे। तो एक्टिन जहां पे भी मायोसिन के साथ फिक्स है, बस वहां पे बॉन्ड बना लेगा, और जब तक ये इलेक्ट्रिक इंपल्स लगातार आते रहेगी, ये चलता रहेगा ऐसे। जैसे ही इंपल्स रुकेगी, वापस ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि जेड लाइन पे जुड़े हुए, जेड लाइन अपना खिंचाव ऐसे ही रखती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, क्या हुआ, एक और तरफ एक और घटना हो रही है इसमें। अभी तक जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में जो मायोसिन के हेड हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं एक्टिन से, है ना, वो फ्री हैं। और इस वक्त उनकी जो साइट है, एटीपी साइट जो है, एटीपी मास्क हो रखी है, एटीपी साइट, उसने एटीपी लगा रखे हैं अपने ऊपर। अब ये एटीपी जब हटेगा तभी तो इस पे कुछ आके और अटैच होगा। तो आप लिखो, इन मायोसिन ATP are attached to head portion on ATP site, ATP site पे ATP क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है, कॉमा this site also contain ATPase enzyme। इसमें क्या होता है, साइट में क्या होता है, ATPase एंजाइम होता है, ठीक है, ATPase एंजाइम।
नेक्स्ट लिखो, ऑन अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ऑन अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स ATP ब्रेक टू ADP, ATP किस में टूट जाता है? ब्रेक टू ADP एंड रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। जैसे ही उसके हेड से ये ATP छूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो जो हेड है ना थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं। ठीक है, बेंट किस लिए होंगे? क्योंकि उस पर अभी मायोसिन आके फिक्स होना है। ठीक है, तो रिलीज एनर्जी एंड बिकम बेंट, BENT, बेंट टू बाइंड विद एक्टिन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखे, साइमल्टेनियसली, मतलब जब ये सब हो रहा है तो साथ के साथ क्या होता है? साइमल्टेनियसली कैल्शियम आयंस रीच एंड बाइंड बिटवीन मायोसिन हेड, एंड एक्टिन। समझ में आ गया? मायोसिन हेड एंड एक्टिन, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। और लास्ट पॉइंट इसका ये है, एज द impulses continue to arrive, कॉमा, क्या होगा? contraction will be sustained, contraction का क्या होगा? सस्टेन रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बस बना रहेगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हटेगा, मतलब जैसे ही इंपल्स हटेगी, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी है, अभी ATP यहां पे बने हुए हैं, तो अब क्या होगा कि कैल्शियम जो है वापस वहां पे ATP बनेगा, ATP वापस बाइंड होने लगेंगे, किसके साथ में? मायोसिन के हेड के साथ, और जो कैल्शियम है उसे वहां से छुड़ा दिया जाएगा, और कैल्शियम को वापस एनर्जी देकर के कहां भेज देंगे? पैकेट के अंदर भेज देंगे, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जैसे इंपल्स जाएगा, एज impulse is finished, comma, ATP again bind with, ATP दोबारा बाइंड करता है, bind with myosin head, calcium ion detached and stored back in sarcoplasmic reticulum। समझ आया पूरी कहानी? बताओ, कुछ बल्ले पड़ा? क्या समझ आया? कुछ नहीं समझ आया। अब दोबारा बता देता हूं, समझ लो, एक एक स्टेप। ये भी लिख रहे थे तो हो सकता है तुम उस बात को वहां फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या होता है? ये है मसल फाइबर। क्या है ये? मसल फाइबर। ये क्या है? ये न्यूरॉन है, ये यहाँ पे अटैच हो रखा है। इम्पल्स यानी कि करंट इसमें से आया और मसल के पूरे सरफेस पे फैल गया। असल में क्या होता है, जगह जगह पे जो ये मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ मुड़ी हुई भी होती है, ऐसे, उनको टी चैनल्स कहते हैं, उसका जिक्र नहीं किया हमने सिर्फ ये कह दिया भी ऐसे है। यहां से ही लीक होके करंट पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म में इसके। ठीक है, जैसे करंट के इंपल्स आ रहे हैं ना, तो जेड लाइन ऐसे ऐसे झटके खाती है, तो यानी कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर, ये देखो, ये रे एक्टिन, ये क्या बीच में?
मायोसिन इस तरीके से ये ग्रिप हो जाता है, ऐसे। समझ में आया? और जैसे ही इंपल्स गया पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं। एक्चुअली खींच करके एक्टिन को यहां अटैच किया गया था ना, बीच में कैल्शियम आयन डाल दिए थे। जैसे ही कैल्शियम आयन हटाएंगे ये वापस पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या कहा, यहां पे आया, करंट आया, और करंट में एक्टिन मायोसिन के ऊपर क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी का झटका है ना, इसने कई काम किए एक साथ। एक तो एक्टिन को मायोसिन पे ओवरलैप किया, दूसरा उधर जो मायोसिन के हेड के ऊपर एटीपी लगा है उसको भी तोड़ दिया। तो एटीपी टूटने से अभी जो ये हेड इसके ऐसे लूज थे ना, जैसे ही एटीपी हटा है तो ये अट्रैक्ट हो जाता मायो एक्टिन की तरफ। तो इस तरह से कांटे इसमें खड़े हो जाते हैं। और इसी दौरान, ये सिर्फ इसी से काम नहीं बनेगा, जिस दौरान ये खड़े हैं तो क्या हुआ कि कैल्शियम आयंस जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले और दौड़ के कहां आ रहे, एक्टिन पे आ रहे। ठीक है, समझ में आई बात आपको? एक्टिन पे आके एक्टिन और मायोसिन के बीच में फंस गए। अब वहां पे जाम बना दिया इन्होंने, अब ये हिलेगा नहीं। जैसी इंपल्स खत्म हुई तो अंदर जो एटीपी की एनर्जी है वो राइज अप में होती है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एटीपी का इस्तेमाल होते ही जो एटीपी है, नए एटीपी बाइंड हो जाते हैं हेड के साथ। तो जो एफिनिटी है कैल्शियम की वो खत्म हो जाती है वहां पे, और वापस ये कैल्शियम एनर्जी होल्ड करते हुए वापस इनको धकेल के बंद कर दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस पूरी कहानी में एक चीज समझ में आ रही है कि जो ये ओवरलैपिंग है, ये एनर्जी का गेम है पूरा का पूरा। अब आगे एक और बात समझने की है कि ये तो अगर आदमी मर गया तब क्या होगा? तब क्या कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे हमेशा के लिए? क्योंकि वो तो एनर्जी दे करके गेट बंद किया हुआ है। एनर्जी खत्म तो गेट खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा तो जो धक्के दे के बंद किए हुए थे वो अंदर, वो तो निकल के बाहर आ जाएंगे ना। समझ आई ना बात आपको? वो तो निकल के बाहर आ जाएंगे। और निकल के बाहर आने का मतलब किसके साथ दोस्ती है इनकी? एक्टिन के साथ। तो दौड़ के पहुंचेंगे वहां, ठीक है, और एक्टिन से बाइंड कर जाएंगे। लेकिन जब पर्सन की डेथ होगी तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड ओवर तो रहता ही है। दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये रहता थोड़ा सा हमेशा, ऐसा नहीं कि आइडियल रिलैक्सेशन की स्टेट रहती है। हमारे मसल्स नॉर्मल स्टेट में भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो वो पर्सन जिस भी अवस्था में गिरा हुआ है, जो मर चुका है, उसके सारे कैल्शियम रिलीज हो जाएंगे और बाइंड कर जाएंगे परमानेंटली किसके साथ? एक्टिन और मायोसिन से ब्रिज बना लेंगे। क्योंकि एटीपी वहां से भी रिलीज हो गया होगा। मैंने कहा था एटीपी है, तो एटीपी जब मर गया तो एटीपी का एडीपी रिलीज करके बस वो वहीं पे बाइंडिंग हो गई। इस तरीके से जो पर्सन मर जाता है उसके मसल्स एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में आ जाते हैं, परमानेंट। इसी को कहते हैं रिगर मॉर्टिस। क्या कहते हैं इसको? रिगर मॉर्टिस। तो मरे हुए पर्सन को अगर थोड़े टाइम बाद, 2-4 घंटे बाद हिलाओगे तो जिस पोस्चर में वो पड़ा हुआ है उसी पोस्चर में रहेगा। हाथ पांव मोड़ोगे, हाथ पांव मोड़ेंगे नहीं। जबड़ा खुला हुआ है तो खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। ये चीज है। सबसे पहले रिगर मॉर्टिस लोअर ये जॉ में होती है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे बाद, मरने के 2 घंटे बाद रिगर मॉर्टिस जबड़े में होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस मतलब एक हेडिंग है, रिगर मॉर्टिस, RIGOR, रिगर, MORTIS, मॉर्टिस, RIGOR, रिगर मॉर्टिस, MORTIS, मॉर्टिस। क्या है रिगर मॉर्टिस? लिखो रिगर मॉर्टिस में। रिगर मॉर्टिस में है, इट इज स्टेट ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, स्टेट ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, occur after death, occur after death। समझ रहे? as calcium ions permanently become free and form permanent actin myosin bridge,
क्या बना लेते हैं, परमानेंट ब्रिज बना लेते हैं, परमानेंट एक्टिन मायोसिन ब्रिज। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। रिगर मॉर्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इन लोअर जॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इन लोअर जॉ आफ्टर 2 hours of death, after 2 hours of death, first of all start in lower jaw after 2 hours of death, after 2 hours of death। समझ आ गया? 2 घंटे के बाद रिगर मॉर्टिस लोअर जॉ में सबसे पहले शुरू होगी। ये तो बात हुई यहां पे। ठीक है, एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मसल फैटीग। थकान क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। मसल फैटीग, FATIGUE, फैटीग, मसल फैटीग, FATIGUE। ठीक है, तो मसल फैटीग है। नॉर्मली क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं, नॉर्मली मसल्स ऑक्सीजन होल्ड करते हैं, ऑक्सीजन इनके अंदर होती है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लगातार हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम सांस ले रहे हैं और स्टेट ऑफ रिलैक्स में बैठे हुए हैं और हमारे मसल्स भी जो है वो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। लेकिन अब आप एक्सरसाइज करने लगो तो आपको क्या होगा कि ये जो सप्लाई है लंग्स से वो सफिशिएंट नहीं पड़ेगी, तो आपके जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो उसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। ग्लाइकोजन CO2 रिलीज करेगा और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में लगातार इकट्ठा होना शुरू हो गया। यही लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन जब एक्सेस होने लगती है तो और आपको एक सिग्नल जाता है कि आप थक चुके हो। यही कहलाता है मसल फैटीग या थकान। जब आप सो जाते हो, रेस्ट करते हो, तो इस लैक्टिक एसिड की रिसाइकलिंग वापस जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में जाके होती है। लिवर इसमें रोल प्ले करता है। समझ में आया? हमारे मसल फाइबर 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं रेड, एक होते हैं वाइट। जो रेड मसल होती है उसमें मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मायोग्लोबिन। यानी कि जैसे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, सेम चीज मसल में अगर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन आपके मसल्स में एक बार में लगभग 1-1.5 लीटर ब्लड, मतलब 1 लीटर मान के चलो, ये ऑक्सीजन होल्ड करके रखती है। ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन आपके मसल्स में हमेशा स्टोर्ड रहेगी जो यूज हो सकती है नॉर्मली। ठीक है, तो ये होते हैं वो मसल्स जो कि रेड मसल्स हैं, ऑक्सीजन पे चलने वाले हैं। बाकी होते हैं व्हाइट मसल फाइबर जो रिग्रेस एकदम उसमें होते हैं, वो व्हाइट मसल होते हैं। और व्हाइट मसल जो है इनमें ग्लाइकोजन स्टोरेज अच्छी होगी। व्हाइट मसल हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, जैसे कमर में, पीठ में, यहाँ पे आपके बॉडी में आप देखोगे तो रेड और व्हाइट ही है, बीच बीच में हर जगह व्हाइट और रेड आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये जो व्हाइट मसल है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा कर लेते हैं। यानी कि जब आप दौड़ते भागते हो तो ये काम करेंगे, इनमें एनारोबिक वर्किंग होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो सिस्टम है 2 तरह के फाइबर्स होंगे, लेकिन मसल फटीग आप लिखो, मसल फटीग लिखो। ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, ड्यूरिंग एन एरोबिक respiration in muscles, lactic acid is formed as a waste, metabolic waste. Lactic acid is formed as metabolic waste which cause state of tiredness called muscle fatigue. Muscle fatigue समझ में आ गया? muscle fatigue लिखें। lactic acid is recycled
in liver during rest. जब आप आराम करते हो तो ये रिसाइकल होता है. समझ आ गया? ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेड मसल फाइबर्स वर्सेस व्हाइट मसल फाइबर्स. रेड मसल फाइबर्स वीएस या वर्सेस व्हाइट मसल फाइबर्स. लिखें, रेड फाइबर्स स्टोर. लिखो, रेड फाइबर्स स्टोर. रेड फाइबर में क्या होता है? रेड फाइबर्स स्टोर मायोग्लोबिन. इसी वजह से रेड दिखते हैं. स्टोर मायोग्लोबिन टू एक्यूमुलेट ऑक्सीजन. क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन रहेगी, ऑक्सीजन होल्ड करते हैं. व्हाइट मसल फाइबर्स जो हैं, व्हाइट मसल फाइबर्स में ग्लाइकोजन ज्यादा होता है. व्हाइट मसल फाइबर्स स्टोर ग्लाइकोजन मेनली and perform anaerobic respiration. समझ में आ गया? इनका अपीयरेंस ऐसा होता है. ठीक है. जो अमाउंट, एक आइडिया है, लिखें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन मसल्स एट अ टाइम इन ह्यूमन बॉडी. Amount of oxygen stored in muscles at a time in human body is around 1 liter. समझ में आ गया? अच्छा, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड शेप था. ये पढ़ा था कि नहीं? रेस्पिरेशन पढ़े हुए हैं हम लोग? अभी पढ़ा नहीं है? अभी नहीं किया ना? अच्छा, हमने नहीं किया अभी. ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इसमें. पढ़ेंगे हमने सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है. ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा, बट रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन का कर्व पढ़ेंगे हम ऐसा, सिग्मोइड. इसका कर्व होता है, मायोग्लोबिन का कर्व हाइपरबोलिक होता है. मायोग्लोबिन कर्व इज लाइक दिस. इसमें पहले से ही स्टोर्ड है, ऐसे डाउन जाता है. ठीक है, तो लिखो इसमें, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन, अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज hyperbolic in shape. ओके. तो ये हमारा क्या हो गया? मस्कुलर पूरा सिस्टम एंड टिश्यू हो गया. इसके बाद सिर्फ जो बात रह गई, ये वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे. डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, मिस्थानिया ग्रेविस. ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बुक में भी दे रखा है, पढ़ लेंगे. मिस्थानिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है. कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून. और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आप जानते हो कि मसल्स का जो है रेगुलर डैमेज होगा तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो. तो ये मेन जो डिसऑर्डर्स हैं, ये आपके उसमें बुक में 2 डिस्कस्ड है उसके बारे में. ठीक है, और एक होता है टिटेनी. जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है, मतलब कम हो जाएगा, इसमें फ्लूइड में कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, नॉट ज़्यादा, कम हो जाएगी, तो जो मसल्स हैं वो लगातार स्पैज्म करते रहते हैं, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे. और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन. कभी कभी आपने देखा होगा पैर में यहाँ पे ऐसे अपने आप से ही होने लगता है ना? आप कितनी भी कोशिश करो रुकेगा नहीं. तो दिस इज
ये उस कंडीशन में सोचो कि आपके फ्लूइड्स में कैल्शियम थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन अपना खत्म हो गया, मसल्स भी खत्म, स्केलेटन भी खत्म, मूवमेंट लोकोमोशन यहाँ पे ओवर है अपना, ठीक है। तो अगला चैप्टर अब शुरू करेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। एक बार जब नेक्स्ट चैप्टर होगा तो पूरे की इसका रिव्यू रहेगा, स्केलेटन एंड मूवमेंट, देन आगे चलना है इसमें। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।